ठीक, इधर सबका ध्यान। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 मार्क्स का वेटेज है। आज इसका डे नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या हो गया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हेनरी फ्योल पढ़े थे। हेनरी फ्योल क्या था? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। ये फ्रेंच इंजीनियर था जो कि बाद में इंडस्ट्रियलिस्ट, माइनिंग का इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। बाकी डेट वगैरह याद करने का काम नहीं है। हेनरी फ्योल कितना प्रिंसिपल दिया है? 14 प्रिंसिपल। तो टोटल हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल दिया है। उसमें हम लोग सबसे पहला वाला प्रिंसिपल देखे थे। क्या नाम था पहला प्रिंसिपल का? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या क्या बातें करता था? सबसे पहला, जो होल टास्क है उसको, होल वर्क था ना, होल वर्क को छोटे छोटे किस में बांट देंगे? टास्क में। टास्क कोई जॉब बोला जाता है। जो टास्क बांट रहे हैं वो टास्क अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए? उनका स्किल्स पे, क्वालिफिकेशन पे, एक्सपीरियंस पे, एजुकेशन पे, ये सब। और फिर तीसरा बात करेंगे, अगर बंदा एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा तो उससे वो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। पहले जो काम को करने में वो 8 घंटे ले रहा था, अभी सेम काम को करने के उसको 4 घंटे लगेंगे। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे पहला प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल का क्या नाम था? याद करो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रिजल्ट आएगा? नेगेटिव रिजल्ट। तो ये सेकेंड वाला प्रिंसिपल भी डन है। उसके बाद हम लोग आए थे तीसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसका पालन नहीं करोगे तो क्या लगा देंगे? पेनल्टी। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, मतलब कानून में जो लिखा है वो पेनल्टी लगा दिया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट था। क्या पॉइंट था? याद करो, याद करो। हाँ, करेक्ट। अगर बॉस कुछ प्रॉमिस किया है तो उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रॉमिस कर दिया और जब काम को कंप्लीट करने के बारी आया तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे उनका मोरल डाउन हो जाएगा। ये हो गया 3 प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल का क्या नाम था? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। और इसके बाद था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में कितने बॉस होने चाहिए? एक बॉस होना चाहिए। मल्टीपल बॉस होगा तो बॉस के बीच में क्या आ जाएगा? बॉस के बीच में क्या होगा? ईगो क्लैशेस। ईगो क्लैशेस हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के बीच क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। वर्कर के बीच क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन, क्योस, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, ये सब हो जाएगा। तो यही बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत सिंपल सा पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड का कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस काफ़ी है। एक से ज़्यादा बॉस होगा तो बॉस के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएगा। बताओ बॉस के बीच में ईगो क्लैशेस क्यों होगा? हाँ हाँ सही है। अगर ए का बात मानेंगे तो बताओ बी बुरा मानेगा कि नहीं? मानेगा ना, क्योंकि दोनों सेम लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं, सेम लेवल में काम कर रहे हैं। तो अगर एक का बात मानो, दूसरे का बात नहीं मानोगे तो ये गुस्सा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम वर्कर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ए का बात मानूँ या बी का बात मानूँ। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस काफ़ी है। फिर इसके बाद आए थे पाँचवा प्रिंसिपल। पाँचवा प्रिंसिपल का क्या नाम था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम के लिए बिल्कुल काम का नहीं है ये। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है 1 यूनिट 1 प्लान। एक यूनिट का, एक कंपनी का एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितना प्लान होना चाहिए? एक या दो? एक प्लान होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो अगर उसको मार्केट को कैप्चर करना है तो बताओ सिम मन फ्री में देना पड़ेगा या पैसे में देना पड़ेगा? अगर पूरा मार्केट में उसी का ही लोग यूज़ करें सिम तो फ्री में देना पड़ेगा या तो बहुत कम प्राइस में देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा? अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो कंपनी को प्राइस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या दोनों ऑब्जेक्टिव सेम टाइम में फुलफिल हो सकता है? नहीं। या तो मार्केट कैप्चर हो सकता है या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। मैं बताया भी था कि अगर तुम सबको कंट्रोल करने को चलोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक समय में ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल फुलफिल होना चाहिए। 6th प्रिंसिपल क्या था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब था ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट साइड में रखो, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पहले होना चाहिए। करेक्ट? नहीं, इसका अपोजिट। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बाद में होना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें मैं एग्जांपल भी बताया था। अगर कंपनी 2 साल से लॉस में जा रहा है तो वर्करमैन को सैलरी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। उनको कंपनी का स्थिति समझना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो कंपनी का इंपॉर्टेंट मीटिंग है और किसी वर्कर्स की वाइफ सीढ़ी से फिसल के गिर गई, एकदम मरने का स्थिति है, तो फ्योल का क्या मानना था? वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाओ या मीटिंग अटेंड करने जाओ? मीटिंग अटेंड करने जाओ। ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे यहाँ तक।
इसके बाद और वो रेम्यूनरेशन वाला भी हुआ था क्या? हो गया था ना। उस प्रिंसिपल का नाम था रेम्यूनरेशन टू पर्सन। रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है? सैलरी। पर्सन्स का यहाँ पे क्या मतलब है? एम्प्लॉय। अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान देना है। कौन से 3 बातों का? फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्षमता कितना है। अगर क्षमता 10,000 पे करने का है तो 10 ही पे करना चाहिए, 2-3 हज़ार से काम नहीं चलेगा। दूसरा, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, देश आज़ाद होने के 1 साल बाद ये एक्ट आया। और तीसरा, वेजेस एंड सैलरीज पेड बाई कॉम्पिटिटर। हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कितना पे कर रहे हैं वो देख के चलो। क्योंकि अगर मान लो वही PW है और अनअकैडमी है, अनअकैडमी वाले अपने स्टाफ को वही सेम कोर्स का 10,000 पे कर रहे हैं, PW वाले 5,000 पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो स्टाफ है उसका जो एम्प्लॉई है उनका मोरल डाउन हो जाएगा और वो भी यहीं पे आ जाएंगे अनअकैडमी में। तो याद रखना ये 3 बातों का ध्यान देना है। वापस से बताओ 3 बात क्या क्या है? पहला, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कितना क्षमता है पैसा पे करने का। दूसरा, एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि कौन सा वर्कर क्या काम कर रहा है तो उसको कितना सैलरी दो। और तीसरा, वेजेस एंड सैलरी पेड बाई कॉम्पिटिटर। तो ये 3 बातों का ध्यान देते हुए सैलरी डिसाइड करना है। इसके हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लिखे थे नहीं ना? ठीक है, लिखो। इसके पॉजिटिव फ़ायदे क्या क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो हुआ तो उसके क्या क्या फ़ायदे दिखेंगे। सबसे पहला, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। एम्प्लॉय को लगेगा जितना सैलरी मेरे को मिलना चाहिए, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना सैलरी मेरे को मिल रहा है, तो एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड फील करेगा। और दूसरा, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव। जो एम्प्लॉय है वो खुश हो जाएगा कि बॉस मेरा बहुत सही है, बढ़िया है, जो मैं बोलता हूँ बात मानता है, जितना सैलरी कॉम्पिटिटर वाले पे कर रहे हैं उतना ही मेरे को पे कर रहा है। तो ये 2 इसके फ़ायदे हैं। एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा और पूरी तरीके से डिवोशन और कमिटमेंट हो जाएगा उसका। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ, ऊट पटांग सैलरी दे रहे हो, जितना सैलरी देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हो, जो कानून में लिखा है उतना नहीं दे रहे हो, 8 घंटे काम करवा रहे हो, सैलरी 3 घंटे लायक दे रहे हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नुकसान क्या क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। बताओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ज़्यादा रुकेंगे या चले जाएंगे काम छोड़कर? चले जाएंगे। बस उसी को बोलते हैं इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लिखो, यहाँ बुक में लिखा नहीं है, यहाँ लेबर टर्नओवर आएगा। यहाँ पे लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब सेल नहीं है। कई लोग को ऐसा लगता है टर्नओवर मतलब सेल, वो अकाउंट्स में था, टर्नओवर मतलब सेल। यहाँ पे इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर मतलब कितने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, उनको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो ये बहुत बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय निराश हो जाएंगे, उनका मोटिवेशन मोरल डाउन होगा और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरा, डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो तो होना ही है, सैलरी ढंग से मिलेगा नहीं, काम ज़्यादा करवाएंगे तो उससे डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन आएगा एम्प्लॉयज़ में। तो इसको याद रखने का भी बिल्कुल नीड नहीं, अपने हिसाब से लिख सकते हो। सबसे पहले पॉजिटिव में हम लोग बात किए, फ़ायदा क्या है? 2 फ़ायदा। अगर सैलरी सही ढंग से दोगे तो हमारे वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे और बिल्कुल कमिटेड रहेंगे हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। अगर उनको सही से सैलरी नहीं दे रहे हो तो इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, बहुत सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे और डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के अंदर आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, कई बार क्वेश्चन में केस स्टडी में आ जाता है, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके 2 नुकसान बताओ। तो हम लोग वहाँ पे जाके लिख देंगे 2 नुकसान। कितना प्रिंसिपल हो गया? 7 प्रिंसिपल। एक बार बिना देखे फटाफट नाम बताओ। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, डिसिप्लिन। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर 5वां इससे मिलता जुलता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6th एक लंबा चौड़ा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। और 7th अभी जो पढ़े उसका नाम क्या था? रेम्यूनरेशन टू पर्सन, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन या रेम्यूनरेशन टू पर्सन, कुछ भी चल जाएगा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अगले पे आते हैं। 8th प्रिंसिपल का हेडिंग डालो। ये भी प्रिंसिपल एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है। अभी तक 2 पढ़े हैं जो काम का नहीं है, बहुत रेयर आता है। एक था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और एक ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना लेवल होता है? लेवल कितने होते हैं बताओ? 3 लेवल। पहला लेवल का क्या नाम होता है? टॉप लेवल। दूसरे लेवल का क्या नाम होता है? मिडिल लेवल। और तीसरे लेवल का लोअर लेवल। लोअर लेवल का और 2 नाम होता है, कौन सा 2 नाम? ऑपरेशनल लेवल और एस से याद करो एस से क्या था? सुपरवाइजरी लेवल। तो यही लोअर लेवल को ही ऑपरेशनल भी बोलते हैं और सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है। अब देखो जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारा पावर टॉप लेवल के पास रहेगा। जैसे मान लो कुछ बड़ा बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है? एमैल्गमेशन। एमैल्गमेशन जानते हो क्या होता है? एमैल्गमेशन मतलब 2 कंपनी जुड़ रहा है, जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलके वीआई बन गए, तो इसको बोलते हैं एमैल्गमेशन, जब 2 कंपनी मिलके एक कंपनी बनता है। अब बताओ इतना बड़ा जो डिसीजन है वो टॉप लेवल के हाथ में देना सही है या लोअर लेवल के हाथ में? टॉप लेवल। क्या पियून को डिसीजन देना चाहिए वोडाफोन और आइडिया मिले या नहीं मिले? नहीं भाई, पियून जानता ही नहीं है, उसका उतना नॉलेज है ही नहीं। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर इन वन हैंड, मतलब टॉप लेवल के पास सारा पावर रखो। जैसे बड़े बड़े डिसीजन है, कोई कंपनी के साथ अलग होना है, 2 कंपनी मिला था, वोडाफोन आइडिया अच्छा नहीं चल रहे हैं तो दोनों को अलग अलग होना है। 2 कंपनी खराब चल रहे हैं, उन दोनों को मिलना है। जैसे वोडाफोन खराब चलता था, आइडिया खराब चलता था, अब ये दोनों मिल गए, दोनों मिल के भी अब खराब ही चल रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गया? कंपनी दोनों मिल गए, इनको बोलते हैं एमैल्गमेशन। एमैल्गमेशन का मतलब होता है कंपनी मिल जाना, मर्जर हो जाना। तो ये भी क्या होता है? ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, बड़ा बड़ा डिसीजन है। तो जब बड़े बड़े डिसीजन टॉप लेवल के हाथ में होता है उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को बांट दो। बताओ कौन से काम को बांट देना चाहिए? कुछ काम मन बताओ जो लोअर लेवल को भी दे सकते हैं, मिडिल लेवल को भी दे सकते हैं, ऐसे क्या क्या काम है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। कुछ नया नहीं, हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे, फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। मिडिल लेवल लोअर लेवल का फंक्शन क्या होता है? कुछ याद है? बोलो बोलो, मिडिल लेवल वाले क्या क्या काम करते हैं? अब पेज पलटेंगे, बहुत खतरनाक कंसेप्ट था, जैसे 4-5 फार्मूला लगा के निकालना था आंसर। सोचो मिडिल लेवल वाले का काम क्या होगा? एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कर्स, या जो भी एम्प्लॉई है उनको अपॉइंट करने का काम इन्हीं का रहता है। दूसरा, हाँ, हेल्प लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी को उन लोग इंटरप्रेट करके देते हैं। और सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट करते हैं लोअर लेवल से, सबमिट करते हैं मिडिल लेवल पे। तो ये सारे काम है मिडिल लेवल के। लोअर लेवल के काम बताओ, बोलो। कलेक्टिंग सजेशंस फ्रॉम वर्कर्स, फिर क्रिएट सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ उनका क्रिएट करके दो। और एंश्योर प्रॉपर सेफ वर्किंग कंडीशंस। मैं ही तो अभी बोर्ड में अगले साल लिख के आने वाला हूँ, तुम लोग क्यों ही पढ़ोगे? तो लोअर लेवल के भी ये सब काम है। तो देखो जो बड़े बड़े काम होते हैं वो किसके हाथ में होना चाहिए? टॉप। और जो छोटे मोटे काम होते हैं वो किसके हाथ में होना चाहिए? मिडिल और लोअर। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कुछ लोगों के पास पावर होना है या सबके पास पावर होना है? कुछ लोगों के पास, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब एक कुछ पावर्स कुछ लोगों के हाथ में होना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना मिडिल और लोअर लेवल के बीच में। तो बताओ जो कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, बड़े बड़े डिसीजन है, उनको क्या करना चाहिए? सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? सेंट्रलाइज। और जो छोटे मोटे जैसे चाय के स्टॉल से चाय ला लेना, बिस्किट लेके आना, न्यूज़पेपर ला लेना, वर्कर्स का अपॉइंटमेंट करना, ये क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। बस इतना सा पॉइंट है, काम का नहीं है बिल्कुल भी ये प्रिंसिपल, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। लिखो, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of authority और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। तो बोल रहा है कुछ ही लोगों के हाथ में सारा पावर्स होना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन।